अभी कुछ लोगों को लगता है कि काली लिनक्स जो है वो एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एथिकल हैकिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। काली लिनक्स एक काफ़ी ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस पहले किसी और नाम से जाना जाता था, जैसे कि उसका नाम पहले था बैक ट्रैक। ठीक है, लेकिन ये जो बैक ट्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी लिनक्स पे बेस्ड है। ठीक है, ये लिनक्स पे बेस्ड है, जैसे कि काली जो है वो भी लिनक्स पे बेस्ड है। उसके बाद उबंटू जो है वो भी लिनक्स पे बेस्ड है। जैसे कि आपने जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था काली, तो आपने सेलेक्ट किया था लिनक्स और आगे डेबियन 64 बिट आपने सेलेक्ट किया था। तो लिनक्स जो है वो बैक एंड पे लिनक्स काम करता है। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूशन जो कि जानी जाती है डेबियन के नाम से, जो कि काली पे है। ठीक है, काली जिस पे बेस्ड है, बाकी और भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपके पास किसी के पास होता है ओप्पो का फ़ोन, किसी के पास होता है वीवो का फ़ोन, किसी के पास होता है सैमसंग का फ़ोन। ठीक है, लेकिन अगर आप ओप्पो को देखेंगे तो इसमें डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट तरह डिज़ाइन किया गया होता है। वीवो का डिफरेंट होता है, उसकी सेटिंग भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसमें प्राइवेसी इंक्रिप्शन होती है, इसमें ऐप वॉल्ट वगैरह होता है, सब डिफरेंट होते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये तीनों के तीनों जो बेस्ड हैं वो एंड्रॉयड पे बेस्ड हैं। ठीक है, इनके बैक एंड पे जो चल रहा होता है वो एंड्रॉयड चल रहा होता है। इसी तरह ये जितने भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये सारे के सारे बैक एंड पे लिनक्स के ऊपर चल रहे होते हैं। सिर्फ ये होता है कि काली जो है वो प्री पैक्ड आता है 600 प्लस टूल्स के साथ। ठीक है, इसमें जो उबंटू होता है वो फेयरली सिंपल होता है, लेकिन जो टूल्स आप काली में इंस्टॉल कर सकते हो या हुए होते हैं वो आप उबंटू में भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि काली में वो पहले से इंस्टॉल्ड हुए होते हैं। इसी तरह एक और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है पैरेट ओएस के नाम से जो जाना जाता है। एट द एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे सेम ही हैं, सिर्फ इनकी मॉडिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, लेकिन बेस्ड ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स पे हैं। मतलब जो टूल्स यहाँ पर चल सकते हैं पैरेट ओएस में, वही टूल्स जो हैं वो काली में भी चल सकते हैं। लेकिन जो टूल्स काली में चल सकते हैं वो एंड्रॉयड में नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, ये एंड्रॉयड पे बेस्ड हैं, ये लिनक्स पे बेस्ड नहीं है। तो इट डजेंट मैटर आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, कौन सा आपको अच्छा लगता है। आप यूज़ करना चाहें तो पैरेट ओएस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहें तो सिंपल आप उबंटू भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मसला ये है कि काली में जो टूल्स पहले से इंस्टॉल्ड हुए होते हैं वो आपको उबंटू में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और दूसरी जो चीज़ आती है हमारे पास वो आती है विंडोज़ वर्सेस लिनक्स। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो विंडोज़ को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो लिनक्स को प्रेफर करते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप क्या चूज़ करते हो, इट डिपेंड्स कि आपकी नीड क्या है। फॉर एग्जांपल जो है वो लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है, इसे कोई भी मॉडिफाई वगैरह कर सकता है। जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी किसी ने मॉडिफाइड वर्जन बनाया है लिनक्स का, और आगे जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, आगे इसे प्रेजेंट किया है। अगर विंडोज़ की बात करें तो ये ओपन सोर्स नहीं है, इसे ऑन करता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो विंडोज़ को ऑन करती है, और विंडोज़ एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी जो विंडोज़ 11 आई है वो अभी फ्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, लेकिन वो उन्हीं को दी जा रही है जो कि विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं। फ्यूचर में मे बी ये पेड हो जाए, लेकिन अभी के लिए ये जो है वो फ्री ही दी जा रही है। लेकिन अगर हम 10 की बात करें तो वो पेड आती है। ठीक है, उसे इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को पे किया जाता है। जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो पायरेट वगैरह करते हैं, वो ऑनलाइन डाउनलोड करके पायरेसी की वेबसाइट से तो उसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन बैक एंड पे ये पेड ही होती है। लेकिन लिनक्स जो है वो एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपन सोर्स है, इसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। अगर आप भी इसे मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप भी काली का कोई अपना वर्जन बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, मतलब कि आप जैसे कि ये हमने इंस्टॉल किया है तो इसमें ये वॉलपेपर था, ये ऐसे डेस्कटॉप पे इसके ये आइकॉन्स थे, इसका ये टास्क बार का लुक था। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करके अपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इन चीज़ों में ज़्यादा जाएं, क्योंकि अभी आपने सीखना है कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है।
अभी आपका वो टाइम नहीं आया कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं। अगर तो आप इस लेक्चर पे मौजूद हैं तो मतलब कि अभी आपका टाइम वो नहीं आया कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं। अभी आपको सिर्फ सीखना चाहिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये कैसे वर्क करता है। तो चले इसे सीखते हैं कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर ये आपको टास्क बार नज़र आ रहा है। इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर प्रोसेसेस वगैरह, जैसे कि अभी ये लाइंस जो है बहुत डाउन है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये आपको पीक नज़र आई होगी। मतलब कि ये प्रोसेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, यूजेज आपको नज़र आ रही है अपने सिस्टम की कि कितना यूज़ हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारे प्रोसेसेस वगैरह आ जाएंगे कि कौन कौन सा टूल बैकएंड पे ओपन है, कौन कौन सी सर्विस चल रही है। जैसे कि हमने ये टास्क मैनेजर ओपन किया है, मतलब कि जितने भी टास्क वगैरह चल रहे हैं उनको ये मैनेज करता है, इसका नाम है टास्क मैनेजर। तो यहाँ पर ये भी चल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कितनी रैम ले रहा है, इसकी आईडी क्या है, कितना सीपीयू यूज़ कर रहा है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इसकी मिल जाएंगी। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसे मैं किल कर दूंगा, यस करूंगा, तो ये एंड हो जाएगा, मतलब कि ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने और भी कोई सर्विस वगैरह है, टास्क वगैरह है, उसे एंड करना है, किल करना है, तो राइट क्लिक करके आप उसे यहाँ स्टॉप कर सकते हैं या किल कर सकते हैं। अभी मैं इसे स्टॉप नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं स्टॉप करूंगा तो ये रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, तो इसे मैं यहाँ से किल कर सकता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर साथ में ही एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा, ये ईथरनेट नेटवर्क को मैनेज करने के लिए होता है। यहाँ पर जैसे कि मैं कनेक्टेड हूँ, यहाँ पे मैं अगर इसे डिस्कनेक्ट करूँगा तो मेरा जो इंटरनेट होगा वो वर्क करना बंद कर देगा। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा और जो कनेक्शन मेरे पास अवेलेबल होगा उस पर क्लिक करूँगा तो दोबारा जो इंटरनेट मेरा होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। इसमें ये होता है कि अगर आपका इंटरनेट कभी वर्क ना कर रहा हो, कनेक्टिविटी आपकी लूज हो, तो आप सिंपली इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट करें और यहाँ पे अगेन इसे कनेक्ट कर दें। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सॉल्व कर देता है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम का है, यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह मैनेज कर सकते हैं और माइक्रोफोन को आप अनचेक रखें ताकि आपका माइक्रोफोन जो हो वो एक्सेस उसकी इसके पास ना हो। करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते ना करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये जो टॉगल होता है ये ऑन और ऑफ का होता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो इसके बाद आता है वो आता है नोटिफिकेशंस का। जैसे कि विंडोज़ में आपको नोटिफिकेशंस नज़र आती हैं, कोई भी न्यू आपका मेल आता है या कुछ भी और चीज़ें होती हैं तो आपको नोटिफिकेशन एक दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर वो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगी। अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब पे कर देंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलेगी। उसके बाद टाइम वगैरह आप अपना सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे करना है, यहाँ पर टाइम की जाना है प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर टाइम जोन अपना सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपका होगा कराची, एशिया कराची आप करेंगे तो आपका अपने आप जो टाइम होगा, उसके बाद इसे कर देते हैं हम क्लोज। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है लॉक स्क्रीन का, अगर इसे मैं क्लिक करूँगा तो सिस्टम जो होगा वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका लॉग इन स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड दोबारा देना पड़ेगा और लॉग इन कर लें यहाँ से। उसके बाद साथ में ही आपके पास ऑप्शंस हैं लॉग आउट करने के, शट डाउन करने के, रीस्टार्ट वगैरह करने के। यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपका जो सिस्टम होगा वो लॉग आउट हो जाएगा, जो भी आपकी चीज़ें रन वगैरह कर रही होंगी वो स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। लॉग आउट और लॉक में फ़र्क है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर पासवर्ड और यूज़र नेम टाइप करता हूँ और यहाँ पे जो लॉक था ये डिफरेंट है लॉग आउट से। लॉक से सिर्फ वो लॉग इन स्क्रीन पे जाता था, जो भी चीज़ें आपकी रन हो रही होती थी वो वैसी की वैसी रहती थी। लेकिन लॉग आउट से सारे के सारे जो प्रोसेसेस वगैरह आपके रन हो रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो सब एंड हो जाएगा, ठीक है। और आपका सिस्टम जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद रीस्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम एक दफ़ा बंद होकर ऑन हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। शट डाउन पे आपकी मशीन ऑफ हो जाएगी और सस्पेंड पे आपकी मशीन जो है वो एक किस्म की बंद हो जाएगी लेकिन ऑन भी रहेगी। अगर आप कुछ भी प्रेस वगैरह करेंगे तो ये जो मशीन आपकी होगी ऑन नहीं होगी। इसके लिए आपको वर्चुअल बॉक्स में जो है इसे सिग्नल देना पड़ेगा पावर का, ठीक है। जैसे कि आपकी मशीन जो है वो जब सस्पेंड हो जाती है तो आप पावर बटन प्रेस करते हैं अपने लैपटॉप का, सिस्टम का, तो मशीन दोबारा ऑन होती है। लेकिन इसमें हमारे पास बटन नहीं। अगर मैं बटन प्रेस करूंगा तो मैं जिसमें वर्चुअल बॉक्स चला रहा हूँ विंडोज़, मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें चल रहा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए इसे मैं शट डाउन का सिग्नल भेजूंगा। इसे लगेगा कि बटन प्रेस हुआ है, ओके प्रेस करूंगा तो ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में जो है
वो आ जाएगी अभी मशीन। इसे मैं कंट्रोल F प्रेस करके फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका नेम लिखता हूँ, यूज़र नेम, और यहाँ पे इसका मैं पासवर्ड लिखता हूँ और दोबारा इसमें मैं लॉग इन हो जाता हूँ। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस हैं, मे बी आपको वो इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ पर एक तो स्विच यूज़र का ऑप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्क्रीन पर जाते हैं इस लॉक स्क्रीन पे, और यहाँ पर आपको नज़र आता है यूज़र नेम जो आप टाइप करते हैं वो है काली। ठीक है, तो ये आपका यूज़र है, आप एज आ यूज़र काली आप इसमें लॉग इन कर रहे हैं, और पासवर्ड इसमें आप अपना टाइप करके लॉग इन कर लें। अगर आपके सिस्टम में और यूज़र्स हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से यूज़र्स को स्विच कर सकते हैं। यूज़र्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। फर्दर मोर इसके बाद हाइबरनेट का जो ऑप्शन आता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये आप विंडोज़ में भी कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई चीज़ें ओपन करते हैं, ठीक है, ये मैंने एक चीज़ ओपन की है, यहाँ पर मैं एक ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों मेरे ओपन हो जाएंगे। इसमें मैं फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मशीन बंद करूंगा तो ये प्रोसेसेस वगैरह जो होंगे वो बंद हो जाएंगे, ये दोनों चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन हाइबरनेट में ये होता है कि आप इनको ओपन करके अपने काम को वहां पर ही पॉज करके हाइबरनेट कर सकते हैं और अपनी जो पावर है उसे भी ऑफ कर सकते हैं। अभी तो जो लैपटॉप्स में सिस्टम आया हुआ है उसमें आप जो है इस लैपटॉप को बंद वगैरह कर देते हैं, उसे स्लीप मोड में जाने देते हैं, या आपकी बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है। तो फिर भी जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं तो वहीं पर आपका सारा डेटा होता है। लेकिन अगर आप किसी पीसी पर हैं, अगर आप किसी पर्सनल कंप्यूटर पर हैं, तो तब अगर आप हाइबरनेट करेंगे, उन चीज़ों को ओपन करेंगे और आप अपनी पावर जो आपकी पावर सप्लाई है उसे भी अनप्लग कर देंगे, मतलब टोटली पावर ऑफ कर देंगे, और जब ऑन करेंगे तो तभी से तो वहीं से सब कुछ शुरू होगा जहां पर आपने उसे रोका था। तो ये था हाइबरनेट का ऑप्शन। अभी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हार्ड लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ मौजूद है। यहाँ पर एप्लीकेशन मेन्यू है, यहाँ पर आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिन पे आप काली में वर्क कर सकते हैं। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर नहीं होंगी, यहाँ पर सिर्फ मेन एप्लीकेशंस होंगी डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो टारगेट के बारे में, तो आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टैब से आगे आप यहाँ से टूल्स वगैरह कोई भी पिक कर सकते हो अगर आप उस टूल के बारे में जानते हो। उसके बाद वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में विक्टिम की जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुई होती है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसके डिवाइस वगैरह में वल्नरेबिलिटी फाइंड वगैरह करना जो है वो आप इस टैब से कर सकते हो। उसके बाद वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं उसे आप इनकी मदद से एनालाइज वगैरह कर सकते हो। डाटाबेस की अगर बात करें तो डाटाबेस की टूल्स ये होंगी। मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको ये भी पता है कि ये चीज़ें क्या हैं, सिर्फ आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वायरलेस अटैक्स है तो यहाँ पर वाईफाई हैकिंग के जो भी टूल्स होंगे वो इस मेन्यू में होंगे, पासवर्ड अटैक्स के इस मेन्यू में होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर एप्लीकेशन मेन्यू में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और ये अगेन मैं बता दूँ ये सारे के सारे टूल्स यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, कुछ टूल्स जो हैं वो आप मैन्युअली जाके उन्हें ओपन वगैरह करते हो, यूज़ वगैरह करते हो। ठीक है, उसके बाद इसके साथ जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो चीज़ है आपको फोल्डर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आप इस पे करेंगे और ओपन फोल्डर करेंगे काली का फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप विंडोज़ में जाते हो तो यहाँ पर विंडोज़ में भी आपको सिमिलर चीज़ ही मिलती है, जैसे कि ये डाउनलोड्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, वो जो फोल्डर था ना वो बेसिकली ये वाला फोल्डर था। ठीक है, जो आपका यूज़र नेम होता है, इसमें तो ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन आपको पॉइंट तो पता लग ही गया है कि वो किस चीज़ का फोल्डर था। तो विंडोज़ में इस तरह होता है और लिनक्स में इस तरह होता है। लिनक्स और विंडोज़ ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है यूज़ करने के लिहाज से, बैक एंड पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन यूज़ करने के लिहाज से जो स्टूडेंट्स को मसले वगैरह आते हैं कि लिनक्स जो है वो बहुत मुश्किल है, विंडोज़ जो है वो बहुत आसान है, तो इस तरह की बात नहीं, बस आप विंडोज़ के यूज टू हो चुके हैं। ठीक है, बाकी मेनली जो लिनक्स है वो इतना मुश्किल नहीं, विंडोज़ की तरह ही है। जैसे कि आपने ये काली का ओपन किया है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप फाइल सिस्टम में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिस्टम की फाइल्स वगैरह मिल जाती हैं जो कि आपको विंडोज़ में सी की डायरेक्टरी में मिलती हैं। उसके बाद ये जो आपको इसके फोल्डर के साथ नज़र आ रहा है, ये अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपकी मिनिमाइज होकर आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अगर आप इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपकी मैक्सिमाइज हो जाएंगी और ओपन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, ये टेक्स्ट एडिटर है। सिंपली यहाँ पर इसे आप ओपन करके कुछ भी अपने नोट्स वगैरह टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्राउज़र है,
आप मे बी क्रोम के यूज़र हों, आप मे बी माइक्रोसॉफ्ट एज के यूज़र हों, ठीक है, लेकिन जो लिनक्स में प्रोवाइड किया जाता है वो मेनली फायरफॉक्स ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इसमें कुछ और इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, ये ओपन है, इसमें आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। क्रोम इंस्टॉल करना चाहते हो, कोई और ब्राउज़र इंस्टॉल करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन जो फायरफॉक्स है वो भी एक अच्छा ब्राउज़र है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मिलता है वो है टर्मिनल। मेनली आपका इसी पर ही काम होगा। जैसे कि विंडोज़ में ज़्यादातर जो GUI होता है आप उस पे काम करते हो। जैसे अभी मैं माउस को यहाँ पर करके इसको ओपन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बैक जा सकता हूँ, तो ये होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन लिनक्स में आप ज़्यादातर टर्मिनल पे काम करते हो, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आपने लिनक्स वैसे ही सिंपली इंस्टॉल किया है मूवीज़ देखने के लिए, अपना काम करने के लिए, तो GUI में भी आप आसानी से इसमें काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने हाई एंड टूल्स चलाने हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, तो इसलिए जो है वो टर्मिनल यूज होता है इसमें। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने से पहले जो कंप्यूटर्स वर्क करते थे वो टर्मिनल पर ही करते थे। पहले सब कुछ जो वर्क करता था वो टाइप करके एंटर करके ही चीजें रन की जाती थी, क्योंकि GUI कंप्यूटर्स के बहुत बाद आया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से ही कंप्यूटर की इतनी डिमांड बढ़ी है, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू टर्मिनल। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, ये वर्क स्पेसिस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा वर्क स्पेस है इसमें ये 3 चीज़ें ओपन हैं। इसमें ये फाइल सिस्टम ओपन है, इसमें ये टर्मिनल ओपन है और फायरफॉक्स ओपन है। अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसमें ब्रांड न्यू अपना जो है वो वर्क स्पेस चला सकता हूँ। इसमें मैं फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो एक पे वर्क स्पेस में आप एक पे काम कर सकते हो और दूसरे पे आप दूसरे में काम कर सकते हो, ताकि चीज़ें जो है वो मिक्सअप ना हो आपकी। तो इसे मैं करता हूँ क्लोज। और अभी आते हैं डेस्कटॉप पे। वेट अ सेकंड, मैं जो पहला वर्क स्पेस है उसमें भी जो चीज़ें रन हो रही हैं उन्हें भी अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं ये भी विंडोज़ की तरह है। फॉर एग्जांपल ये जो ट्रैश है, अगर आप विंडोज़ में जाएंगे तो सिंपली ये रिसाइकल बिन जो है वहाँ पर ट्रैश बन गया है, ठीक है। जो फाइल सिस्टम है यहाँ पर वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका दिस PC बन गया है। और यहाँ पर जो लास्ट आपको होम मिल रहा है लिनक्स में वो आपका विंडोज़ में आपका यूज़र नेम जो है वो बन गया है। मेरा उर्दू कोर्सेज के नाम से है, आपका किसी और नाम से होगा जिस नाम से भी आपने अकाउंट अपना क्रिएट किया है। तो इतना डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर आप क्लिक करके जा सकते हैं फाइल सिस्टम में। अगेन आप यहाँ पर ट्रैश पे डबल क्लिक करके जा सकते हैं ट्रैश बिन में। अगर आप कोई न्यू फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली राइट क्लिक करके क्रिएट फोल्डर करें और फोल्डर को नाम दें और आपका जो फोल्डर होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं राइट क्लिक करके मूव टू ट्रैश करें और ये ट्रैश बिन में चला जाएगा। और विंडोज़ की तरह ही आप इसे राइट क्लिक करके एम्प्टी ट्रैश करेंगे और ट्रैश बिन आपका एम्प्टी हो जाएगा और फाइल आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अभी जैसे कि टास्क बार के बारे में मैंने आपको बताया है, तो अगर आप इसमें कोई न्यू चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई टूल ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं करूँगा पैनल में और ऐड न्यू आइटम में करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लॉन्चर जो है वो करता हूँ क्रिएट, ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। अभी लॉन्चर जो है ये भी एक किस्म के लॉन्चर्स ही हैं, ठीक है। ये जो लॉन्चर क्रिएट किया गया है ये फायरफॉक्स को ओपन करेगा। यहाँ पर जो लॉन्चर क्रिएट किया गया है वो टर्मिनल को ओपन करेगा और यहाँ पर जो क्रिएट किया गया है वो टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेगा। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे बताया ही नहीं कि ये लॉन्चर किस लिए यूज़ होगा, कौन सा टूल या कौन सा सॉफ्टवेयर वगैरह जो है इससे क्लिक करने पे ओपन होगा। इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ इसकी, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होगा, इससे मैं प्लस वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ भी जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सेटिंग्स मैनेजर, ठीक है। सेटिंग मैनेजर पे क्लिक करके मैं ऐड कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ और इसे भी क्लोज कर देता हूँ। लेकिन मैं इसे यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इसे मूव करूँगा और इसे मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। इसे मैं यहाँ पर मूव कर लूँगा। अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं जो है वो काली लिनक्स की सेटिंग्स मैनेजर में चला जाऊँगा। मैं इसमें जा सकता हूँ किसी और तरीके से भी, राइट क्लिक करके एप्लीकेशंस में जाके आगे सेटिंग्स में जाके सेटिंग मैनेजर में, लेकिन ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। लॉन्चर की मदद से सिंपली मैं
इसे ओपन कर सकता हूँ विद वन क्लिक। और आप इसमें कोई भी टूल चला सकते हैं, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन करना है, डायरेक्टरी ओपन करनी है, तो आप लॉन्चर की मदद से यहाँ पर शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं अपने फेवरेट्स पे। ये फेवरेट्स का बार कहलाता है। अभी सेटिंग्स मैनेजर में देखते हैं कि आप इसकी सेटिंग वगैरह को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये अपीयरेंस जो है इसमें आप ये दिखता कैसे है उसको जो है वो मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। ये बैक एंड पे कुछ भी चेंज नहीं करेगा, सिर्फ अपीयरेंस चेंज करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपीयरेंस में स्टाइल इसका कर देता हूँ विंडोज़ 10 का। इस तरह जो विंडोज़ वगैरह इसकी होंगी इनका स्टाइल हो जाएगा विंडोज़ 10 का। आइकॉन्स में अगर मैं जाता हूँ तो आइकॉन्स में भी यहाँ पर ऑप्शन है विंडोज़ 10 का, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी ये जो उसका फाइल सिस्टम होगा ये एक किस्म का विंडोज़ की तरह लगेगा। इस बंदे को लिनक्स का इतना नहीं पता, उसे यही लगेगा ये विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप दोबारा जाना चाहते हैं उसी लुक पे जो पहले थी, तो आप जो पहले लुक थी वो वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, काली डार्क, और ये पुराने ऑप्शंस हो जाएंगे। इसका एक और तरीका है, यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं अंडर कवर, ठीक है, तो काली अंडर कवर जो मोड होगा अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका काली जो होगा वो एक तरह विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा, जिसे विंडोज़ का भी अच्छी तरह पता है, लिनक्स का भी अच्छी तरह पता है। पहली लुक से उसे भी नहीं पता लगेगा कि ये जो है एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो होंगी वो एक किस्म की विंडोज़ की तरह बन जाएंगी। जैसे कि आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट भी इसका जो है तकरीबन विंडोज़ की तरह ही होगा। अगर मैं यहाँ पर अभी करता हूँ अंडर कवर, ठीक है, अगर इसमें मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा अपने नॉर्मल मोड में चला जाएगा जैसे ये पहले था। उसके बाद दोबारा सेटिंग्स मैनेजर में चलते हैं, क्योंकि अभी मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर नहीं किया। मेन जो चीज़ें हैं उन्हें ही कवर करेंगे, सब कुछ जो है वो कवर नहीं करेंगे। माउस एंड टच पैड में मैं जाता हूँ, क्योंकि मैंने इसका जो कर्सर साइज़ है वो बड़ा करना है ताकि आपको इसका कर्सर जो है वो नज़र आए अच्छे से। और 52 पे इसे मैं कर देता हूँ। ये क्वाइट बिग है, लेकिन अगेन वेट अ सेकेंड, इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो देखने में। इसे मैं 70 पे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से माउस वगैरह की सेटिंग्स जो हैं इसमें जो ऑप्शंस हैं आप चेंज वगैरह करके, जो भी फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपको नेटवर्क में मसला आ रहा है तो यहाँ से आपको नेटवर्क के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये डिस्प्ले है, अगर आपका डिस्प्ले फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका रेजोल्यूशन सेट किया है 1920x1080p, ठीक है, मतलब कि मेरा जो काली है वो पूरी की पूरी स्क्रीन में आया हुआ है। आपको पूरी की पूरी स्क्रीन जो है इसकी वो भरी हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी आधी स्क्रीन काली है, आधी स्क्रीन आपकी भरी हुई है, तो मतलब आपके रेजोल्यूशन में मसला है। तो उसके लिए आप रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो जो भी आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, लेकिन वो आपके लैपटॉप की या आपके पीसी के मॉनिटर की स्क्रीन पर डिपेंड करेगा कि वो कितना रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। मेरे जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो 1920x1080p सपोर्ट करता है। आपका में भी जो लैपटॉप या मॉनिटर हो वो ये 1360x768 सपोर्ट करे, या फिर वो 1280x720 सपोर्ट करे। जो भी सपोर्ट करेगा आप उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर दें। अगर आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई है, मतलब कि वो आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम की जो स्क्रीन है वो सपोर्ट नहीं करती उस रेजोल्यूशन को, उसके केस में आपने एस्केप की प्रेस करनी है, ठीक है। जो अपर लेफ्ट साइड पे, हार्ड अपर लेफ्ट साइड पे कीबोर्ड पे होती है, एस्केप की जो की होती है वो आपने प्रेस करनी है और आपको दोबारा जो है वो रिवर्ट बैक हो जाएगा। फिर जो भी सपोर्ट करेगा उसे करके अप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, पावर मैनेजर को, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल आपका बटन प्रेस करने से, पावर बटन प्रेस करने से क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्ट है कि पूछेगा कि आप शटडाउन करना चाहते हैं, हाइबरनेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर आप इसे शटडाउन पे करेंगे और अप्लाई कर देंगे तो मतलब कि जब भी आप पावर का बटन प्रेस करेंगे या शटडाउन का सिग्नल भेजेंगे तो वो डायरेक्टली शटडाउन हो जाएगा, आस्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद स्लीप वगैरह ये कुछ भी मतलब करने से आपका क्या होगा, यहाँ पर डू नथिंग है और इसे डू नथिंग पर ही रहने दें। उसके बाद डिस्प्ले में चलते हैं और ये बताएगा कि अगर आपका ऑन बैटरी है या प्लग्ड इन है तो ब्लैंक आफ्टर, मतलब कि अगर आप कुछ भी नहीं करते, अपना माउस वगैरह नहीं हिलाते, तो 10 मिनट के बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। 15 मिनट के बाद जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इसे मैं 0 पे कर देता हूँ सबको, ठीक है, मतलब कि नेवर पे कर देता हूँ। कुछ भी अगर मैं इसे घंटे तक भी माउस को नहीं हिलाता तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऐसे का ऐसा ही रहेगा। फर्दर मोर आप सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हो,
लेकिन अभी आपको सेटिंग्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत खास इतनी नहीं है और अभी के लिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पर चलते हैं टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल को कमांड लाइन इंटरफेस भी बोला जाता है, CLIB बोला जाता है। ठीक है, अगर आपने विंडोज़ में देखा हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। विंडोज़ में अगर आप जाते हैं स्टार्ट में और यहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं CMD, तो जो विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसी तरह टर्मिनल होता है, लेकिन इन दोनों की कमांड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अभी मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक कमांड टाइप करता हूँ ifconfig की, तो मुझे विंडोज़ का जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो बता रहा है कि ifconfig जो है वो रिकग्नाइज ही नहीं मैं करता, मुझे कोई ऐसी कमांड दो जो कि मैं रिकग्नाइज करता हूँ। लेकिन अगर मैं टर्मिनल पे जाऊँगा और यहाँ पे इसे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, जूम इन में से थोड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से नज़र आए। और यहाँ पे अगर मैं सेम कमांड टाइप करता हूँ ifconfig की, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी कमांड जो है वर्क कर रही है और चल रही है। ये कमांड क्या है, क्या करती है, अभी इस पे ज़्यादा आप जोर ना दें, मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लियर की एक और कमांड है, जो सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो दोबारा वही कमांड देता हूँ ifconfig, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा? कमांड तो मैंने सेम दी है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? सिंपल सा इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो मैंने F टाइप किया है ये मैंने कैपिटल लेटर में टाइप किया है, और कैपिटल लेटर में टाइप करने से ये कमांड वर्क नहीं की। मतलब इसका ये है कि ये जो टर्मिनल है ये केस सेंसिटिव है, इसमें अगर आपका केस भी बड़ा या छोटा होगा तो कमांड वर्क नहीं करेगी। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि ये हमारी कमांड हमने सेम टाइप की है, आपने भी यही टाइप की है, हमें एरर आया है। वजह सिर्फ यही होती है कि आपका कोई ना कोई लेटर उसमें कैपिटल होता है, और अगर कैपिटल होना हो तो स्मॉल होता है, इसलिए एरर आता है। तो ये जो टर्मिनल होगा ये केस सेंसिटिव है, इसमें आप जो भी कमांड वगैरह टाइप करेंगे वो ध्यान से आपको करनी पड़ेगी। जिस केस में होगी कमांड उसी केस में आपको कमांड जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, इसे मैं करता हूँ क्लियर। ठीक है, तो कमांड इसमें ऐसे वर्क करती हैं, जो भी कमांड आप लगाना चाहते हैं, जो भी आप वर्क करना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आप कमांड टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी होम की डायरेक्टरी ओपन करता हूँ, मतलब कि अभी मैं GUI की मदद से होम की डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। इसी तरह टर्मिनल में भी आप किसी न किसी डायरेक्टरी में मौजूद होते हैं जहाँ भी आप काम कर रहे हों। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल एक कमांड देता हूँ PWD, इसमें मुझे बताता है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। तो जैसे कि मैं GUI में अभी काली के अंदर मौजूद हूँ और टर्मिनल के अंदर भी मैं काली के अंदर मौजूद हूँ। जैसे कि ये काली जो आपका GUI में नज़र आ रहा है, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं मेरे पास। लेकिन यहाँ पर मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मेरे पास जो डायरेक्टरी ओपन है इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? तो उसके लिए जो कमांड होगी वो सिंपली होगी LS की। अगर LS में टाइप करके एंटर करूँगा तो मेरे पास इस डायरेक्टरी में जो भी आगे फर्दर डायरेक्टरीज वगैरह फाइल्स वगैरह मौजूद होंगी वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी। और वन मोर थिंग, आपको कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जहन जो है वो लगा देते हैं कि मैंने एक एक कमांड जो है वो याद करनी है, ऐसे वर्क नहीं करता। मुझे भी सारी कमांड्स नहीं आती, जिसने लिनक्स बनाया है उसे भी सारी कमांड्स नहीं आती। ठीक है, किसी को भी सारी कमांड्स नहीं आती। आप सिंपली कोई भी आपको काम आता है, आप देखें उसकी कमांड कौन सी है, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाएगा और वो कमांड आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास जो LS टाइप करने से ये सारी की सारी डायरेक्टरीज आ गई हैं। अगर इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ और क्रिएट डॉक्यूमेंट पे जाके एक एम्प्टी फाइल में इसमें क्रिएट कर देता हूँ और दोबारा मैं टर्मिनल में आता हूँ और LS टाइप करके एंटर करता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास जो फाइल्स होंगी वो वाइट में शो होंगी और जो डायरेक्टरीज होंगी, फोल्डर्स होंगे, वो आपके ब्लू में शो होंगे। और यहाँ पर जो हमने फाइल क्रिएट की है वो यहाँ पर हमें कमांड लाइन में शो हो गई है। इस फाइल को मैं कर देता हूँ डिलीट। और अभी मैं काली की डायरेक्टरी में मौजूद हूँ, लेकिन अगर मैंने डेस्कटॉप पे जाना है तो वो मैं कैसे जाऊँगा? इसे अभी के लिए मैं करता हूँ क्लियर। और डेस्कटॉप में जाने के लिए सिंपल कमांड है, वो है CD। ठीक है, मतलब कि चेंज डायरेक्टरी। ज़रूरी नहीं है कि जो कमांड हो वो एक्चुअली में वही वर्ड हो, मतलब चेंज डायरेक्टरी करने के लिए CD ही होगा। कुछ कमांड्स होंगी जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड होंगी उस टास्क से, उनका मतलब वर्ड जो होगा
वो अनरिलेटेड होगा जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका है cd चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे अभी मैंने करना क्या है, चेंज डायरेक्टरी करनी है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप और एंटर, ठीक है। अभी मैं जो है वो डेस्कटॉप में चला गया हूँ। अगर मैं PWD प्रेस करके एंटर करके एंटर करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि अभी मैं डेस्कटॉप में मौजूद हूँ, ठीक है। अगर मैं CD करके डॉट डॉट एंटर करूँगा तो मेरा एक डायरेक्टरी पीछे चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरी डेस्कटॉप की जो डायरेक्टरी है वो काली के अंदर मौजूद है, तो मैं अगर CD डॉट डॉट करूँगा तो दोबारा वो कहाँ चला जाएगा, वो काली में दोबारा चला जाएगा मेरा टर्मिनल। और अभी मैं टर्मिनल में काली वाली डायरेक्टरी के अंदर जो है वो वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं दोबारा करता हूँ CD, आगे लिखता हूँ डेस्कटॉप, एंटर करता हूँ तो ये मेरा अभी डेस्कटॉप में नहीं जा रहा। उसकी क्या वजह है आप बताएं मुझे। उसकी वजह ये है कि मैंने ये जो डेस्कटॉप का D है वो यहाँ पर स्मॉल में लिखा है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी मैं इसे क्लियर करता हूँ और मैं जाता हूँ चेंज डायरेक्टरी करके डेस्कटॉप में। अभी मुझे डेस्कटॉप में मैं सिंपली चला गया हूँ CD डेस्कटॉप एंटर करके, वो इस वजह से कि मैं जिस डायरेक्टरी में मौजूद था डेस्कटॉप उसी में मौजूद था। फॉर एग्जांपल वापस चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं LS, तो इसमें डाउनलोड्स की भी डायरेक्टरी है, ठीक है। और अभी मैं जाता हूँ किस डायरेक्टरी में, डेस्कटॉप की। अगर आपने पहले वो कमांड यूज़ की है और आदि लिखते हैं आप, तो आप टैब की प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली वो जो है वो कमांड आपकी खुद टाइप कर देगा और एंटर करें। अभी मैं डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में जब मौजूद हूँ, अगर मैं CD यहाँ पर लिखूंगा डाउनलोड्स, एंटर करूंगा तो इससे डेस्कटॉप में कोई डाउनलोड्स वाली डायरेक्टरी मिली ही नहीं, इसलिए डाउनलोड्स में नहीं जा सका। उसके लिए अभी मैं करता हूं क्लियर स्क्रीन और PWD जो कमांड आपको बताई है मैंने, जिससे डायरेक्टरी शो होती है कि आप किस डायरेक्टरी में हैं, एंटर करता हूं तो मुझे बता रहा है कि ये अभी डेस्कटॉप में है। तो हमने जाना है डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में, ठीक है, डाउनलोड्स के फोल्डर में। वो किस में मौजूद है, वो काली में मौजूद है। इसलिए हमें करना पड़ेगा, हम करते हैं CD, यहाँ पर मैं अगर फुल डायरेक्टरी का नेम दूंगा तो मुझे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मैं उस डायरेक्टरी में चला जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डाउनलोड्स और एंटर कर देता हूँ। अभी मैं डाउनलोड्स में चला गया हूँ। टर्मिनल में अगर आप फुल डायरेक्टरी का पाथ देते हैं तो आप कहीं पर भी किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं, बगैर इस नीड के कि आपको उस डायरेक्टरी में मौजूद होने की ज़रूरत हो जिसमें वो जगह मौजूद हो जिसमें आपने जाना है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो अभी मैं CD डॉट डॉट करके वापस आता हूँ और CD डेस्कटॉप करके मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और हम अभी डेस्कटॉप पे काम करते हैं। आपको बताता हूँ मैं फाइल्स वगैरह कैसे क्रिएट होती हैं, रिमूव कैसे होती हैं वगैरह वगैरह। तो जैसे कि अभी हम डेस्कटॉप पे मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यही 3 चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर अगर मैंने कोई फाइल क्रिएट करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा। फाइल क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो है मेरा कैप्स लॉक ऑन है, अच्छा ऑफ करके मैं करता हूँ कमांड टाइप करता हूँ टच। उसकी जो कमांड है टच है। अगर तो कमांड आपकी रिकग्नाइज्ड है, टर्मिनल उसे रिकग्नाइज कर रहा है, तो इसका कलर अपने आप जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक करता हूँ तो ये TOCUC वाली कमांड उसे नहीं पता कि कौन सी है, टर्मिनल उसे रिकग्नाइज नहीं करता। लेकिन अगर मैं H टाइप करता हूँ वो कलर भी चेंज कर देगा और उसे पता भी लग जाएगा कि कौन सी ये कमांड है। टच में एंटर करके अभी मैं फाइल लिखूंगा, यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये न्यू फाइल जो एक होगी वो क्रिएट हो जाएगी। इस तरह आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हो टर्मिनल में। और भी बहुत तरीके हैं लेकिन अभी हम इसे ही कवर कर रहे हैं। तो टच की मदद से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। अभी उस फाइल में है क्या वो देखने के लिए टर्मिनल से कमांड है कैट, ठीक है, कैट फाइल और एंटर। अभी इसने कुछ भी मुझे प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, मुझे वापस नहीं दिया क्योंकि ये फाइल बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ दिखाने के लिए मौजूद ही नहीं है। तो जो कैट वाली कमांड है वो दिखाएगी क्या। तो इसमें कुछ एंटर करने के लिए फाइल में, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए कमांड जो यूज करेंगे वो होगी एको कमांड हम यूज करके इसमें डाटा जो है वो इनपुट कर सकते हैं। दिस इज अ सीक्रेट मैसेज, ये मैं टाइप करूंगा। उसके बाद मैं अभी यहां पर मैं साइन दूंगा लेस देन का, और यहाँ पे कहाँ पे ये इंफॉर्मेशन पुट करनी है उस फाइल का नाम दूंगा और एंटर कर दूंगा। अभी जो इंफॉर्मेशन होगी वो उस फाइल में चली गई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं सेम कमांड दूंगा, कैट की फाइल की कमांड दूंगा
तो ये मेरे पास इस दफ़ा जो है वो मैसेज आ जाएगा जो मैंने इसके अंदर पुट किया था। लेकिन ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल पहले आप फाइल क्रिएट करें, उसके बाद फाइल में मैसेज पुट करें। इसका एक और भी मेथड है जिसकी मदद से आप जो है वो फाइल क्रिएट करने के फ़ौरन बाद ही उसमें जो भी आपने पुट करना है आप कर सकते हैं। उसके लिए जो यूज़ होता है वो है कमांड नैनो की, नैनो फाइल 1। ठीक है, अभी मैंने 1 इसके साथ इसलिए लगाया है क्योंकि पहले ही फाइल के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है, तो अभी कोई न्यू नाम देना पड़ेगा। तो अभी मैंने फाइल 1 करके एंटर किया है, तो ये जो है इसकी विंडो ओपन हो गई है कि यहाँ पर आप इसमें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है वो आप कर सकते हो। दिस इज़ अ मैसेज दैट आई पुट इन दिस फाइल यूजिंग नैनो। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर जो है वो जो भी अपना टेक्स्ट डालना था वो डाल दी है, जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी थी डाल दी है। अभी इसे मैं सिंपली एग्जिट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं कि आप क्या क्या जो है किस किस की से आप क्या कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल एक्स अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एक्स में इसका प्रेस करता हूँ। वो प्रेस करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आया है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं जो भी आपने पुट किया है इसमें या नहीं। ठीक है, मैं वाई प्रेस करूँगा सिंपली और फाइल का नाम पूछ रहा है, एंटर करूँगा और ये मेरे पास फाइल क्रिएट हो गई है टेक्स्ट के साथ। अभी अगर मैं कैट फाइल 1 करके एंटर करता हूं तो ये इसका जो कंटेंट होगा वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। नैनो में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे मैं अभी के लिए करता हूँ क्लियर। और नैनो में एक और फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, फाइल 3 के नाम से, सॉरी 2 के नाम से, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। अभी मैं इसमें एक ना पाइथन का सिंटेक्स टाइप करता हूँ। ठीक है, पाइथन में जो प्रोग्राम राइट किया जाता है वो टाइप करता हूँ। आपको अगर पाइथन नहीं आती डोंट वरी, इसके अंदर डीप डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ आप वो देखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, आगे पाइथन का मैं देता हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, और इसे मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करके वाई प्रेस करता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है मुझे कि आप किस नाम से उससे सेव करना चाहते हो। ठीक है, इसे मैं फाइल 2 के आगे .py लिख देता हूँ, ये पाइथन की एक्सटेंशन है, और एंटर प्रेस करता हूँ। और अभी हमें बोल रहा है कि ये डिफरेंट नेम है जो आपने स्टार्टिंग में हमें बताया था, जो उससे डिफरेंट नेम है। क्या आप सेव करना चाहते हैं? मैं प्रेस करूँगा वाई और ये हमारे पास फाइल जो है वो .py की क्रिएट हो जाएगी। हर एक फाइल की अपनी अपनी एक्सटेंशन होती है। .mp4 वाली फाइल जो होती है वो एक वीडियो की फाइल होती है। .png .jpeg की जो फाइल होती है वो एक इमेज की फाइल होती है। इसी तरह .py की जो फाइल होती है वो पाइथन की होती है, इसमें पाइथन का कोड होता है। अभी अगर मैं यहाँ पर कैट फाइल 2.py लिखता हूँ तो ये मेरे पास उसने बता दिया है कि इसमें क्या मौजूद है। लेकिन ये जो कोड है पाइथन में, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये हेलो वर्ल्ड दिखाता है। ये पाइथन का सिंटेक्स है कि आपने प्रिंट करना है स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड। लेकिन कैट में हमें पूरे का पूरा दिखाएगा कि इसमें कौन सा कंटेंट मौजूद है। उसे नहीं पता कि ये एक कोड है, उसे नहीं पता कि सिर्फ इसका जो प्रिंट है, इसका जो आउटपुट है वो हेलो वर्ल्ड है। तो इसलिए कैट जो भी दिखाएगा वो पूरे का पूरा कंटेंट दिखाएगा। अगर मैं इसी कमांड को यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसी फाइल को पाइथन 3 लिख के उसके अंदर रन करता हूँ फाइल 2.py एंटर, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वो हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो आउटपुट दिखा रहा है। तो ये डिफरेंस है कैट में और दूसरी कमांड में। और ये इसलिए दिखा रहा है कि ये जो पाइथन 3 है इसे पता है कि पाइथन का कोड किस तरह वर्क करता है, लेकिन कैट को नहीं पता। कैट सिर्फ और सिर्फ आपको सारे का सारा दिखाएगी कंटेंट जो भी उस फाइल में मौजूद होगा। तो ये था कि कैसे आपने फाइल्स क्रिएट करनी है। अभी आपने डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए जो यूज़ होती है टूल कमांड यूज़ होती है mkdir मेक डायरेक्टरी। यहाँ पर मैं फोल्डर लिखूँगा और एंटर करूँगा तो ये फोल्डर के नाम से मेरी जो डायरेक्टरी होगी वो डेस्कटॉप के अंदर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अभी हम डेस्कटॉप के अंदर मौजूद हैं। तो फाइल कैसे क्रिएट करनी है वो आपने मल्टीपल तरीके देखे, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है उसका ये तरीका है। अभी फाइल को कॉपी कैसे करना है एक जगह से दूसरी जगह पर,
उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए जो कमांड यूज होती है सिंपली होती है cp की। cp अगर हम करेंगे फाइल, एक दफ़ा मैं आपको फोल्डर ओपन करके दिखा देता हूं। ये फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं cp फाइल करूंगा जो कि यहाँ पर मौजूद है और उसके सामने उसके आगे मैं नाम लिखूंगा उस जगह का जहाँ पे मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो वो जो फाइल होगी वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि वो फाइल यहाँ पर भी मौजूद है और उस फोल्डर के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि हमने उसे कॉपी किया है, मूव नहीं किया। तो मूव करने के लिए क्या आपने कमांड यूज करनी है, वो सिंपल है mv की कमांड। mv यहाँ पर मैं फाइल का नाम लिखता हूँ file1 और यहाँ पे जगह लिखता हूँ जहाँ मैंने कॉपी उसे मूव करना है, उसका फोल्डर का नाम लिख के एंटर मैं करता हूँ। तो जो फाइल यहाँ से होगी file1 के नाम से, वो फोल्डर के अंदर हमारी फाइल मूव हो जाएगी। और इसे अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी इसमें एक और भी कमांड है डॉट डॉट को जो यूज़ करके हम कर सकते हैं, वो है फॉर एग्जांपल मैं mv करता हूँ, मूव करता हूँ, जो हमारे पास ये फाइल है इसे कहाँ पर मैंने मूव करना है। अगर मैं डॉट डॉट करता हूँ तो डेस्कटॉप की जो पहले वाली डायरेक्टरी होगी उसमें वो मूव हो जाएगी। तो डेस्कटॉप के पहले वाली डायरेक्टरी कौन सी है, cd डॉट डॉट करेंगे और यहाँ पर ls करेंगे तो ये यहाँ पर काली के अंदर मौजूद है, क्योंकि डेस्कटॉप के पहले वाली जो डायरेक्टरी है वो काली की है और ये फाइल वहाँ पर मूव हो गई है। अभी मैं दोबारा जो है वो डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और स्क्रीन को मैं कर देता हूँ क्लियर। अभी आपने देख लिया फाइल को क्रिएट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, मूव कैसे करना है। अभी इसे डिलीट कैसे करना है वो देखते हैं। तो अभी जैसे कि हमारे पास डेस्कटॉप पे जो फाइल मौजूद है वो है file2.py के नाम से। अगर मैं इसे रिमूव करना चाहता हूं तो मैं सिंपल कमांड दूंगा rm आगे फाइल का नेम file2.py एंटर और ये फाइल हमारी रिमूव हो जाएगी। अगर मैं rm फोल्डर का नाम दूंगा फोल्डर एंटर, तो ये फोल्डर इससे रिमूव नहीं होगा, क्योंकि rm की जो कमांड है अगर सिंपली यूज की जाए तो वो फोल्डर रिमूव नहीं कर सकती, जबकि उसके साथ कोई चीज़ लगाई ना जाए। लेकिन इसके लिए और भी एक कमांड है rmdir के नाम से फोल्डर, rmdir लिख के मैं फोल्डर का नाम दे दूंगा और एंटर करूंगा तो ये हमारा फोल्डर अभी रिमूव नहीं हुआ। वो किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्टरी जो है वो अभी एम्प्टी नहीं है, डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स मौजूद है। तो उसके लिए मैं कमांड दे सकता हूं rm फोल्डर आगे -r एंटर, तो ये हमारा जो फोल्डर होगा वो रिमूव हो जाएगा इस स्विच की मदद से। आप कमांड्स के साथ जो है वो स्विच भी दे सकते हो और ये -r जो है ये एक स्विच है, ये कमांड को बताता है कि करना क्या है। नॉर्मली आप कमांड को एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे अगर आपने ज़्यादा फंक्शनैलिटी लेनी है तो आप उसके साथ स्विचेस को भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसे करता हूँ क्लियर। अभी हमने ये जो भी वर्किंग की है ये हमने डायरेक्टरीज के अंदर रह के की है। फॉर एग्जांपल आप डेस्कटॉप पे थे तो उसी पे आप फाइल्स वगैरह क्रिएट कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर किसी और डायरेक्टरी में करना हो और जिस डायरेक्टरी में आप मौजूद हों, जैसे कि अभी आप डेस्कटॉप में मौजूद हैं, तो आपको फुल पाथ देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम काली में चलते हैं तो ये हमने फाइल वहाँ पर क्रिएट की थी, मतलब कॉपी की थी डॉट डॉट की मदद से, और डेस्कटॉप से जो फाइल थी वो इस डायरेक्टरी में आ गई थी। अगर हमने इसे डिलीट करना है, इसे रिमूव करना है, तो वो किस तरह करेंगे, सिंपली आपने पाथ देना है कंप्लीट rm आगे मैं इसके अभी लिखूंगा पाथ /home/काली आगे /फाइल का नेम और एंटर। अभी अगर मैं जाता हूँ होम डायरेक्टरी में तो ये फाइल जो होगी हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। और इस मेथड से रिमूव करने से अगर आप ट्रैश बिन ओपन करते हैं तो आपको ये नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि टर्मिनल में जो भी फाइल्स आपकी रिमूव होंगी वो पूरे के पूरी डिलीट हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, आपकी रिसाइकल बिन में वो नहीं जाएंगी। ठीक है, अभी अगर मैं cd डॉट डॉट करता हूँ, cd डॉट डॉट अगेन करता हूँ, ls करता हूँ, काली में मौजूद है, अगर अगेन मैं cd डॉट डॉट करता हूँ और यहाँ पर ls करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास काली के जो है वो बाहर चला गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ इसे और cd रूट करता हूँ
तो यहाँ पर देखें हमारे पास एरर क्या आया है। हमारे पास एरर आया है कि परमिशन डिनाइड। और ये परमिशन डिनाइड क्यों हुई है? क्योंकि हमारे पास, वेट अ सेकंड, मैं अभी होम में जाता हूँ, यहाँ पर फाइल सिस्टम में जाता हूँ और हम इस डायरेक्टरी में जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको क्रॉस का निशान नज़र आएगा। वो इसलिए कि इसमें जाने के लिए हमारे पास रूट की प्रिविलेजेस होनी चाहिए। अभी हम नॉर्मल यूज़र, एज अ नॉर्मल यूज़र इसमें मौजूद हैं। अगर इसे मैं यहाँ पर लॉक फॉर एग्जांपल करता हूँ और ये हम इधर देखते हैं तो ये हमारे पास इसका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर काली मौजूद है। मतलब कि अगर हम इसमें लॉगिन करेंगे तो हम काली के यूज़र में लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, लॉगिन करता हूँ तो ये हम काली के यूज़र में लॉगिन कर रहे हैं। लेकिन इसमें जाने के लिए हमारे पास रूट प्रिविलेजेस होनी चाहिए, रूट की परमिशन होनी चाहिए। प्रिविलेज का मतलब ये है कि हर यूज़र के पास सर्टेन जो है वो एक अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल रूट के पास सारी की सारी अथॉरिटी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। जो नॉर्मल यूज़र होता है, जैसे कि काली वाला जो यूज़र है, वो ज़्यादातर टास्क जो है वो कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे टास्क हैं वो नहीं कर सकता जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, सिस्टम रिलेटेड है। और इस रूट वाली जो डायरेक्टरी है इसके अंदर सिस्टम की फाइल्स होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। इसलिए इसके अंदर जाने के लिए आपको रूट की जो प्रिविलेज है वो रिक्वायर्ड होगी। अभी रूट में आपने कैसे जाना है, रूट को कैसे यूज़ करना है, कैसे आपने यूज़र को चेंज करना है, ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।